मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। इस नए सत्र में हम आपका भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले बच्चों वैद्युत क्या है, वैद्युत क्या है इसे समझना होगा। और वैद्युत समझने के पहले हमें थोड़ा सा सिद्धांत को समझना होगा कि इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे किसी वस्तु को बालों में रगड़ करके, प्लास्टिक की कोई वस्तु हो, कलम हो, बालों में आप रगड़ लो, रगड़ने के पश्चात कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के उसके संपर्क में जब लेकर के जाओगे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े आपके कलम के चारों ओर आकर्षित होते हैं। इसका क्या मतलब है? कलम जो था वो प्लास्टिक का था, एक हाइड्रोकार्बन का बना हुआ था, और क्या था, उदासीन था। जैसे घर्षण बालों से इसका हुआ तो घर्षण द्वारा इसके कुछ इलेक्ट्रॉन या तो बालों में चले गए या बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले आए। तो इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता हो गई। जो पहले ये उदासीन था इसमें प्रोटॉनों की संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर थी, लेकिन जैसे ही आपने घर्षण द्वारा इसका आवेशन किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन या तो इसके बालों में चले गए या बालों के कुछ इलेक्ट्रॉन आपके कलम में चले आए। तो इससे यह क्या हो गया, आवेशित हो गया। आवेशित हो जाने के कारण बच्चों जब इसके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को इसके संपर्क में ले जाओगे तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में उपलब्ध है ना आपके आवेशों को, उसमें इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, उनको अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। आप देखेंगे कि वे टुकड़े इसके ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो अतएव हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। किसी भी वस्तु में यदि आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण किसी माध्यम से आ जा रहा है, वह आवेशन द्वारा हो सकता है, घर्षण के माध्यम से, चालन द्वारा हो सकता है, अथवा वह आपका प्रेरण के माध्यम से भी आवेशन हो सकता है। यदि आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित अथवा आकर्षित करने का कार्य करती हैं तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। यानी आवेशित वस्तुओं को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने के गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। आवेशित वस्तुओं के आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने के गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग पहले गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था, गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था, और उसके बारे में आपको बताया गया था कि किसी भी पिंड, किसी भी वस्तु के चारों ओर एक निश्चित सीमा तक एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में अगर कोई वस्तु आती है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचने का कार्य करती है। क्यों खींचने का कार्य करती है? क्योंकि उसमें गुरुत्वीय बल लगता है। गुरुत्वीय बल की तरह ही आवेशित वस्तुओं के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र उत्पन्न होता है
जिस क्षेत्र में अगर किसी वस्तु को ले जाया जाता है तो वह उसको अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का कार्य करती है। यानी जो आवेश दूसरा आता है वह एक बल का अनुभव करता है। वह बल क्या होता है, या तो उसको रिपल्स करता हुआ मिलेगा या उसको आकर्षित करता हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको चर्चा कर रहे हैं आवेश चार्ज की। जैसे हमने वैद्युत की परिभाषा बताई कि आवेशित वस्तुओं के अंदर घर्षण द्वारा अगर किसी वस्तु में आवेशन उत्पन्न किया जाता है, चालन द्वारा उत्पन्न किया जाता है अथवा प्रेरण द्वारा आवेशन उत्पन्न किया जाता है, तो उस आवेशित वस्तुओं में आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है वही गुण क्या कहलाता है, वैद्युत कहलाता है। अब देखिए, जिस बल से वह आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं बच्चों, आवेशित वस्तुएं जिस बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं उस बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स के माध्यम से वे दोनों वस्तुएं या तो आकर्षित करती हैं अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। यह वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह होता है आपका आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। दूसरा जो होता है वह प्रतिकर्षण बल होता है, यानी रिपल्सन फोर्स होता है। आकर्षण बल जो होता है, एक आवेश दूसरे आवेश को अपनी ओर खींचने का कार्य करता है, जबकि प्रतिकर्षण बल क्या करता है, एक आवेश दूसरे आवेश से अपने दूर हटाने का कार्य करता है। प्रश्न उठता है कि आकर्षण कहाँ होता है, प्रतिकर्षण कहाँ होता है। जब सम आवेशित वस्तुएं होती हैं, सम आवेशित का मतलब या तो दोनों धन आवेशित होती हैं या तो दोनों ऋण आवेशित होती हैं, तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का कार्य करती हैं। यानी लाइक चार्जेज अगर होंगे तो वह क्या करेंगे, रिपल्स करते हैं। और अनलाइक चार्ज यानी विपरीत आवेशित वस्तुएं होती हैं, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, तो वे दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करने का कार्य करती हैं। उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। ठीक है बच्चों, देखिए आवेश, जैसे हम शुरू में ही बताए कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार की समस्त वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी। इन छोटे कणों में जो सबसे छोटा कण होता है उसका नाम होता है एटम, यानी परमाणु। और परमाणु में आप सबको पता है बच्चों कि परमाणु में क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं सोडियम का परमाणु। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक फिगरेशन कितना है, 11 है। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक फिगरेशन अगर हम करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, 1s2, 2s2 और 2p6, 3s1। तो आप देख सकते हो 281, इसके लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1। इसको अगर हम बॉन्डिंग सिस्टम से दिखाएं तो इस प्रकार होता है। सोडियम का ये नाभिक हो गया, इसकी जो पहली कक्षा होती है ये आपका नाभिक है, ये आपका सोडियम का नाभिक हो गया। इसका जो पहली कक्षा होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चों, अब इस परमाणु में जो सोडियम का परमाणु हम देख रहे हैं, सोडियम का परमाणु होता क्या है, इसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। न सिर्फ सोडियम के बल्कि जितने भी हैं सब में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक होता है आपका बद्ध इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए होता क्या है, ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक फिगरेशन 11 है, इसलिए इसमें 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन इस परमाणु में होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह इसके नाभिक में होता है।
और इलेक्ट्रॉन इसके विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो आप देख सकते हो कि प्रोटॉन आपका नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं के चक्कर लगा रहे हैं। तो नाभिक तो जो होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वह 10⁻⁻15 की कोटि की होती है, जबकि आपकी पहली कक्षा जो परमाणु की होती है उसकी 10⁻⁻10 की कोटि की होती है। तो ये जो पहली कक्षा होती है वह नाभिक के काफी नजदीक होती है, इसलिए पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक से ज्यादा आकर्षण बल से बंधे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी कक्षाएं बच्चों दूर होती हैं, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा दूर है, दूसरी से तीसरी और ज्यादा दूर है, तो इनकी दूरी बढ़ने के साथ साथ इनके आकर्षण बल क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। जब दूरी बढ़ने के साथ इनके आकर्षण बल कम होते जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, जितने ज्यादा मजबूती से पहली कक्षा के बंधे होते हैं, जैसे जैसे आप बाहर की कक्षाओं में जाएंगे तो उनकी जो है नाभिक से स्थायित्व जो होती है वह जुड़ने की वह कम होती जाती है। इसके बाहर वाली जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं एक तो अपूर्ण होते हैं, दूसरे उनके भी नाभिक से जो आकर्षण बल होता है वह बहुत कम होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो बाहरी कक्षा के इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह या तो जाते हैं कक्षा छोड़कर, या कहीं से इलेक्ट्रॉन आता है इसमें क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसके अंदर की जो कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बद्ध इलेक्ट्रॉन या बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि आवेशन करने के बच्चों 3 तरीके हैं। पहला तो जैसे ये आपका प्लास्टिक है, ये भी उदासीन है, और मेरा बॉल सामान्य तौर पर ये भी उदासीन है। अब इसको आपने इस पर जैसे घर्षण कराया तो या तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन बालों में चले गए या बालों के कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले आए, यानी दोनों के इलेक्ट्रॉन में जो प्रारंभिक स्थिति थी उनमें परिवर्तन हुआ। अब जो दोनों के प्रारंभिक स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जब परिवर्तन होता है तो दोनों पर चार्ज आता है, एक पर आपका धन चार्ज आएगा और दूसरे पर क्या आएगा, ऋण चार्ज आएगा। जब हम इसको किसी और आवेशित वस्तु के संपर्क में ले जाएंगे तो वह उसको आकर्षित करने का कार्य करता है ना। तो आवेश जो होते हैं बच्चों वह 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला तो घर्षण द्वारा, दूसरा जो है चालन द्वारा, और तीसरा जो है प्रेरण के माध्यम से किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जब किसी परमाणु पर अधिकता होती है तो वह क्या होता है, उससे आपका इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणावेश उत्पन्न होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। तो हम आवेश की चर्चा कर रहे हैं, आवेश यानी चार्ज। देखो बच्चों, आवेश या चार्ज 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका धनावेश जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा आपका है ऋणावेश जिसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। आवेश के बारे में हमने बताया कि किसी भी परमाणु पर ये जो 3 तरीके हमने आपको बताए, एक तो घर्षण, दूसरा चालन और तीसरा प्रेरण के माध्यम से उदासीन वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। अब वस्तु पर आवेश जो है, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की कमी से उस पर जो आवेश आता है वह धन आवेश होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम की बाहरी कक्षा में जैसे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन जब दे दिया ऐसे,
अब सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था, 281। अब जैसे ही आवेशन होता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। त्याग करने का मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम प्लस बनाएगा। सोडियम प्लस क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देने के पास इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 8 2 10, जबकि प्रोटॉन कितना बचेगा, 11। अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को क्या करेगा, उदासीन करेगा, लेकिन एक प्रोटॉन इसमें बच जाएगा। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। यही कारण है कि एक इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात सोडियम पर क्या आता है, प्लस आवेश आता है। इसी तरह से आप क्लोरीन को भी देख सकते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिफिकेशन होता है 287। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर दे दिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जा रहा है, अब एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद यह क्लोराइड आयन बनाता है, तो ये हो जाता है 288। अब 17 इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, जबकि क्लोरीन में प्रोटॉन कितने होते हैं, 17। तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा हो जाएगा, यानी 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को तो उदासीन करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचा रहेगा। यही कारण है कि क्लोरीन पर एक कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश आ जाता है। तो आप देख सकते हैं किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश। बच्चों देखिए, आवेश जो बनता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एक कूलम होता है। इतना कूलम, कूलम एक वैज्ञानिक थे, अभी हम आपको उनके नियम की चर्चा करेंगे। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी से एक फार्मूला बनता है कि कोई भी आवेश जब बनता है, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होती है उसका आवेश उतना हो जाता है। यानी वह चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे मतलब नहीं है। उसका आवेश का परिमाण अगर हमको चाहिए तो इलेक्ट्रॉनों की चाहे अधिकता हो चाहे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो ए अगर यदि, इसको हम देख सकते हैं, यदि किसी पदार्थ में N मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो पदार्थ का आवेश Q बराबर N × E। ये आपका Q बराबर क्या हो जाएगा, N × E। Q बराबर N × E। ठीक है बच्चों, तो A क्या है, पदार्थ का आवेश है। E क्या है, एक आवेश की, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या। ठीक है ना, तो ये तो रहा आपका Q बराबर N × E। इसके बाद बच्चों हम आपको चर्चा कर रहे हैं कूलॉम के नियम की। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम का नियम क्या है। देखिए, एक आवेशित वस्तु यहां है, इससे कुछ दूरी पर दूसरी आवेशित वस्तु है। एक आवेशित Q1 है और दूसरी आवेशित हमने यहां रख दिया Q2। A बिंदु पर है, A B बिंदु पर है। इन दोनों के बीच की दूरी हमने ले लिया R। ठीक है बच्चों, अब इनके बीच की दूरी हमने क्या ले लिया, R ले लिया। तो एक आवेशित वस्तु A बिंदु पर और दूसरी आवेशित वस्तु B बिंदु पर स्थित है। जैसा कि हम आवेश की चर्चा करेंगे
तो आवेश को दो प्रकार से हम डिनोट करते हैं, एक होता है बिंदु आवेश और दूसरा होता है चालक आवेश। जो चालक आवेश होता है उसमें आवेश के साथ साथ मास का इंपॉर्टेंस होता है, जबकि बिंदु आवेश जब हम लेते हैं तो इसमें हमें आवेश के परिमाण से मतलब होता है, इसमें आपका इसके मास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो कूलॉम का कहना क्या है, इन्हीं दो आवेशों, देखिए ये आवेश जो है करता क्या है, ये किसी भी आवेश का एक सिस्टम है कि उसके रेंज के अंदर, उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके रेंज के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश को हम ले जाने का प्रयास यदि करेंगे तो वह तो या तो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। क्यों करेगा उसको हम बताएंगे। उसका कारण है कि उन दोनों के बीच में एक बल लगता है। तो इसके रेंज के अंदर ये दोनों आवेश हैं, तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि दोनों आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह हम डायरेक्ट कह सकते हैं किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल न बोल करके डायरेक्ट हम वैद्युत बल बोले। इन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों, अर्थात ये हो जाएगा, इसकी खोज वास्तव में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम, उनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम। उन्होंने इसकी सबसे पहले खोज की। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल F है, यह इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी क्या है, r है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं दोनों को। अब देखिए इधर देखो, इन दोनों को अगर हम मिश्रित करते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल मार्क को अगर हम इक्वलिटी के मार्क में चेंज करते हैं तो एक नियतांक की जरूरत पड़ती है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो आपका नियतांक है बच्चों, इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो ये आपका एक फार्मूला बना, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसा कि हमने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक होता है जिसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। बच्चों ये दोनों आवेशों के बीच में जब या तो वायु होती है या निर्वात होता है, उस स्थिति में, क्योंकि उस स्थिति में इसमें एक परावैद्युतांक शब्द होता है, तो निर्वात या वायु का जो परावैद्युतांक K होता है उसका मान होता है A। इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसके बीच में K परावैद्युतांक का कोई पदार्थ रख दिया जाए तो ये होता है वैद्युतशीलता। यदि K परावैद्युतांक का पदार्थ दोनों आवेशों के बीच स्थित हो तो एप्सिलॉन
तो वैद्युतशीलता, ये आपकी वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के होती है। उस स्थिति में ये सूत्र हो जाएगा, अतः लगने वाला बल F जो है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R²। तो जैसे ही आपका परावैद्युतांक रख दिया जाएगा, तो परावैद्युतांक रख देने से वैद्युत बल का मान कम होता है, क्योंकि परावैद्युतांक का जो मान होगा वह निर्वात और वायु के लिए 1 होता है, बाकी सभी पदार्थों के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है। इसलिए K का मान जैसे ही बढ़ेगा वैसे बल का मान क्या होगा, घटेगा। वैसे K आप निकाल सकते हो, ये परावैद्युतांक जो K होता है इसको परिभाषित कर सकते हो। ये आपका K बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन क्या है, ये माध्यम में वैद्युतशीलता, और ये क्या है, निर्वात में वैद्युतशीलता, तो इसका डेफिनेशन दिया जा सकता है आसानी से बच्चों कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात के वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम कूलाम के नियम को परिभाषित कर सकते हैं और लिख सकते हैं। कूलाम के नियम के बाद हम चर्चा करेंगे आपको वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी चर्चा हम थोड़ा सा कर रहे हैं। ये वैद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों, देखिए ये आपका कोई बिंदु आवेश है। अब इस बिंदु आवेश के चारों तरफ एक निश्चित सीमा तक इस आवेश के कारण, ये जो आवेश है, जिस आवेश को हम लेते हैं इसको बोलते हैं स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज। अब ये आवेश यदि धन आवेश है तो इसके चारों ओर, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, पहले हम एक बात बता दें कि कोई भी आवेश अगर होता है तो उसके चारों ओर एक निश्चित सीमा तक एक क्षेत्र बनता है। जिस क्षेत्र में अगर दूसरा आवेश ले आए, एक तो दूसरा आवेश यहां पर है Q0, ये वास्तव में जो जिस आवेश को हम लेते हैं, उस आवेश को स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज बोलते हैं, और जिसको इसके अंदर हम ले जाते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल चार्ज यानी परीक्षण आवेश, ये आपका परीक्षण आवेश या एक्सपेरिमेंटल चार्ज कहा जाता है। ये आपका होता है स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज। ठीक है बच्चों, अब इस चार्ज को, इस आवेश को अगर इसके क्षेत्र के अंदर, जो एक निश्चित सीमा है, इस सीमा के अंदर ले जाएंगे तब तो इसके द्वारा इस पर बल का अनुभव होगा। और लेकिन अगर इसकी बाहर है, जैसे यहां है, तो इसके द्वारा इस पर कोई बल का अनुभव नहीं होगा। यानी जब किसी परीक्षण आवेश को
किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाया जाता है तो उस पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, परंतु इसके बाहर अगर रखा जाएगा तो इस पर वैद्युत बल का कोई अनुभव नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र जहां पर दूसरा कोई परीक्षण आवेश ले आने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, जहां तक वैद्युत बल का अनुभव होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपका जो क्षेत्र है बच्चों, इस तरह से हम जो आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, यहां इस एरिया के अंदर जो आपको एरो से मैं डिनोट करा रहा हूं, इस एरिया के अंतर्गत अगर दूसरा किसी चार्ज को ले जाया जाता है तो यहां तक क्या होता है? वैद्युत बल का अनुभव होता है। क्या होता है? वैद्युत बल का अनुभव होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये जो आपके इस आवेश के कारण इस निश्चित सीमा के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और ये जो रेखाओं को हम प्रदर्शित किए हैं एरो के माध्यम से, इसको वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यह वास्तव में अगर धन आवेश है तो धन आवेश जो होता है वह रिपल्स, दूसरा कोई एक्सपेरिमेंटल चार्ज अगर इसमें लाएगा तो उसको रिपल्स करने का कार्य करेगा, यानी उसको दूर हटाने का कार्य करेगा। तो यह अगर धन आवेश है तो इसकी बल रेखाएं इस तरफ होंगी। लेकिन अगर यही ऋण आवेश होता बच्चों, धन की जगह अगर यह ऋण आवेश होता, सपोज करिए कि यह धन आवेश न होकर के ऋण आवेश कोई है, तो इसके चारों ओर भी एक निश्चित एरिया तक क्षेत्र बनेगा, लेकिन जो इसमें बल रेखाएं होंगी उन सब इसके सेंट्राइड होगी, यानी इसके केंद्र की ओर लगेगी। ये सारी धन रेखाएं जो होंगी वह सेंटर की ओर कार्य करेंगी। ऋण अगर होगी तो इनके जो बल रेखाओं का दिशा होगा वह हमेशा सेंट्राइड होगा। इस प्रकार आप लोगों को समझ में आया ये सारी बातें जो हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताई, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताई। ये वैद्युत बल रेखाएं वास्तव में कोई रेखाएं नहीं होती, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर दूसरा कोई एक्सपेरिमेंटल चार्ज अगर ले जाया जाता है, वैद्युत बल का अनुभव होता है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तथा उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति के जो डेरिवेशन के फार्मूला हैं उनका हम डेरिवेशन कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।